लेकिन प्रोफेसर रंगनाथ स्वामी और अयंगर साहब वहां पर ने कहा कि ये तार्किक नहीं है कि हमको फंडामेंटल एजुकेशन को, और वल्लभ भाई पंत ने इसको कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दो इसे। तो फेडरल स्ट्रक्चर और एजुकेशन की जो ये तारतम्य होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक डायलॉग का जगह है, एक डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूनिवर्सिटीज में आती है और यहाँ पे डायलॉग करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, सभी ज्ञान मिलकर यहाँ पर एक जो है कंपोजिट ज्ञान, जिसको संविधान के निर्माताओं ने बोला, अगर पूरे भारत में अगर देखा जाए, चूंकि बिहार का कंडीशन ऐसा था, पहला सेंसस अगर देखिए आजादी के बाद 1951 में जो डेमोग्राफी है, जो भारत का जो डेमोग्राफी है, उसमें बिहार सबसे निचले पैदान पे था। और यहाँ पे अगर राइट टू एजुकेशन नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन अगर सही नहीं चल रहा है, तो हायर एजुकेशन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो आजकल भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग फंक्शनल इलिटरेट जो स्कूल पैदा कर रहा है वो यूनिवर्सिटीज में आ रही है। तो यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा भार है, क्योंकि हमारा प्राइमरी एजुकेशन कोलैप्स है, जिसको कोठारी साहब ने अंकित किया, लेकिन ये हो नहीं पाया और बिहार तो इसमें सबसे पिछले पैदान पे चलता चला गया। वहां से भी हम जब आगे बढ़ते हैं, 1991 पूरे दुनिया के लिए एक क्रांतिकारी साल रहा। आप देखिए, शीत युद्ध खत्म हो गया, सोवियत यूनियन जिसके ऊपर हम लोग आश्रित थे, कमांड इकोनॉमी, वो टूट के 15 देशों में चला गया। प्रजातंत्र का प्रजातांत्रिकरण होने लगा, लेकिन शिक्षा का प्रजातांत्रिकरण जो संविधान के निर्माताओं ने सोचा था वो नहीं हुआ, वो उल्टे दिशा में चला गया और बिहार को गहरा आघात लगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर को चाहिए था वो उन प्रदेशों में था जहां जमींदारी प्रथा नहीं लागू थी, जहां महलदारी और मनसबदारी सिस्टम लागू था। जमींदारी सिस्टम में हम लोग जानते ही हैं कि सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कल्पना था वो सारे जमींदार को करना पड़ता था, और जमींदार कौन होते, और कंपनियां भी बाहर चली गई, जो प्राइवेट सेक्टर की जो यहाँ आ सकती थी वो भी यहाँ नहीं हुई। लेकिन उस वक्त 90 के दशक में माननीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे। हम सब जानते हैं कि उस वक्त लगभग 7 यूनिवर्सिटी खोली गई, और जो गरीब के बच्चे थे, जो इगैलिटेरियन सोसाइटी की जो कल्पना की हुई थी, वो क्या करते थे कि घोंघा चुनने वालों, बकरी चलाने वालों, भैंस चराने वालों, फल फूल बेचने वालों, सब्जी उगाने वालों, अपने बच्चों को शिक्षा दो। तब उन्होंने जाके शिक्षा पे बल दिया। उनकी सरकार जाने के बाद 2007 में मुचकुंद दुबे कमीशन अपना रिपोर्ट देता है बिहार सरकार को, आज तक वो ताला में ही बंद है, जिसपे कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कही गई, जिसमें बोला गया कि स्कूल अगर सही नहीं होगा तो हमारा हायर एजुकेशन भी सही नहीं होगा। और कॉमन स्कूल सिस्टम, आज देखिए जो कल्पना था मुचकुंद दुबे साहब का, वो कल्पना ही रह गया, और बिहार सरकार के जो है ऑफिसेस में वो फाइल और वो कमीशन का रिपोर्ट सारा पड़ा हुआ है। वो कहीं पे भी उनका कोई योगदान जो जिन्होंने दिया मुचकुंद साहब ने, सरकार उस पर जो है कोई काम नहीं कर रही है। लगातार वहां से अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि 2000 में, मैं हायर एजुकेशन पे आता हूँ, 2000 में देखिए वाजपेयी जी की सरकार थी, अंबानी बिरला रिपोर्ट लाया गया था। अंबानी बिरला रिपोर्ट में पूरा प्राइवेटाइजेशन जो है करने की बात कही हुई थी, और अंबानी बिरला रिपोर्ट का ही एक नया उदाहरण जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो हम जिक्र करते हैं, तो अंबानी बिरला रिपोर्ट का ही रिफ्लेक्शन है। उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी और आज मोदी जी की सरकार है, सरकार वही चल रही थी। और जहां तक फेडरल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो आरएसएस के अपना जो संविधान है, उस संविधान में भी फेडरलिज्म को मानते नहीं है, वो सेंट्रलाइजेशन को मानते हैं। आज जो यूनिवर्सिटीज का जो हाल किया हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं वो, और होमोजेनिटी की बात करते हैं, एक जैसा बनाना चाहते हैं, जो कि ये संभव नहीं है इतने डाइवर्स कंट्रीज में। अब वहां से हम अगर देखते हैं उस परिवेश में, अगर हम देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिहार के लिए क्या है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है
वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है। जैसा कि शुरू में ही सुधाकर जी ने बोला कि ये ओवरलैप तो नहीं कर रहा है, ओवर सक्सीड तो नहीं कर रहा है, तो फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू एजुकेशन, उसी को वायलेट कर रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस मायने में कि जो सर्वे अभी जो बता रहे थे पहले सेशन में कि हमारी जो जनसंख्या है वो 60 रुपये पर डे कमा रही है, 94 लाख जो परिवार है वो 6000 पर मंथ भी नहीं कमा रहा है, और यहाँ पे लगभग जो है जो स्कूल हैं 1400 स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल 1400 कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिंगल प्रोग्राम में चला रहे हैं। तो इस पूरे व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी मुझे लगता है उनके लिए घातक है, जो पैदान में सबसे नीचे खड़े हैं, जो समाज वंचित है, जो समाज शिक्षा को ग्रहण करने के लिए पैसे नहीं है जिनके पास, तो पूरे शिक्षा को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से कस्टमर बना दिया गया है स्टूडेंट को, और अभिभावक के पॉकेट से पैसा कैसे निकाला जाए इसकी सारी रणनीति है। पूरी दुनिया में भारत सबसे यंग कंट्री है और बिहार सबसे यंग प्रदेश है, तो इन प्रदेशों में जो बच्चे हैं किस तरीके से शिक्षा को कमर्शलाइज कर हम उनके पॉकेट से पैसा निकाल सकते हैं, ये बातें सारी जो है नई शिक्षा नीति में अभी जो मैं बताऊंगा उन बातों को के आधार पे ही मैं बताऊंगा इन सभी बातों को कि कस्टमर बनाने की जो सारी बातें हुई है नई शिक्षा नीति में। आप देखिए जैसा कि प्रोफेसर दीपांकर भट्टाचार्य और साथ में दीपक नैयर साहब की किताब है रिसर्जेंट एशिया में वो कहते हैं कि हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन 100% है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन 100% होने के बावजूद भी हमारा ड्रॉप रेट बिहार में 60% है। तो ये कहाँ क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूलों में सही शिक्षक नहीं है, स्कूलों के अंदर लाइब्रेरीज या कंप्यूटराइजेशन नहीं है। स्कूल जो है हमारे एक कंपलसरी कर दिया गया है कि 8वीं क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। जब कोई बच्चा फेल नहीं होगा, बच्चे को आप पास करते जाओगे तो हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते जाते वो ड्रॉप हो जाएगा, तो ड्रॉप रेट इसलिए भी बढ़ रहा है। तो हमारे पास ना कोई नीति है और ना कोई नियत है, बस ये कह देना कि सभी बच्चों को पास कर देना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें प्राइमरी एजुकेशन से हम सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ अपने बच्चों को नहीं ले जा रहे हैं और वहां पे वो फेल हो जा रहे हैं। वही बच्चा जो है फिर लेबर बनकर जो है यहाँ से माइग्रेट हो जाता है, अन्य प्रदेश बाहर के प्रदेशों में वो चला जाता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि जैसे भी मनीषा प्रियम मैम कह रही थी मॉर्निंग में कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये ऐसा अप्रोच है वो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ये चलता था। मतलब 25, 30, 40 साल पहले ये यूनिवर्सिटी को मल्टी डिसिप्लिन के आधार पे हम करते थे, लेकिन आजकल दुनिया नॉलेज से चलती है। समय समय पे डेवलपमेंट का दूतक बना है, या तो लैंड जमीन, पानी, जनसंख्या या फिर संसाधन। लेकिन आज जो दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ज्ञान, और ज्ञान की भूमि पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो जब तक नॉलेज क्रिएशन नहीं होगा, और नॉलेज क्रिएशन होता कैसे है, ये यूनिवर्सिटी का मेन काम ही यही है कि ज्ञान अर्जन यहाँ से किया जाए। और वो होगा कैसे? क्योंकि डाइवर्स सेक्शन ऑफ जो बच्चे अगर यूनिवर्सिटीज में आते हैं, यूनिवर्सिटीज में अगर डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं तो यहाँ पे डायलॉग होगा। यूनिवर्सिटी वो जगह होती है जहाँ पे डायलॉग होना चाहिए, और अगर आप इस डायलॉग को ही खत्म कर देना चाहते हैं मल्टी डिसिप्लिन को लाकर, तो मुझे लगता है कि ये आप कहीं ना कहीं बहुत आघात पहुंचा रहे हैं उन लोगों को जो लोग शिक्षा से अभी वंचित हैं और जो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं, ट्रांस डिसिप्लिन की अभी बात होनी चाहिए। मल्टी डिसिप्लिन तो वो होता है जो अभी हम लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से ओवरलैप कराते हैं हम लोग, और यहाँ समय तो वही है, और उसी समय में 3 क्लास इसका 2 क्लास किसी और डिसिप्लिन का लगा देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो मेन डिसिप्लिन है उसका भी कोर कंटेंट जो है वो नीचे चला जाता है, और जो डिसिप्लिन आप इंसर्ट करना चाह रहे हो उसके भी वैल्यूज खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस रोड होता है। ये क्रॉस रोड बनाने के लिए आप मल्टी डिसिप्लिन लाना चाहते हो कि आप स्किल डेवलपमेंट कर दो इन लोगों को,
लेकिन उसके लिए तो स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल कॉलेज, एक अलग ITI खुली हुई है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हुए हैं जहाँ पे स्किल आप डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन में इंटरडिसिप्लिनरी लाकर आप डिसिप्लिन को ही किल कर रहे हैं, मार रहे हैं। डिसिप्लिन, मेन जो डिसिप्लिन है उसी को ही खत्म कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी को खत्म करने के लिए गहरी साजिश है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और जब ये चर्चा इसलिए यहाँ हो भी रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब ये पास हुआ, कोरोना का समय था, स्टेक होल्डर जो स्टूडेंट है, स्टेक होल्डर जो पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, ये स्टेक होल्डर से कोई बात नहीं की गई। अब जब बात नहीं की गई तो पार्लियामेंट कोई कानून पास करता है, डिबेट, डिस्कशन और डाइसेंट होना चाहिए। न डिबेट हुआ, न डिस्कशन हुआ, न डाइसेंट हुआ। कानून को मेजोरिटेरियन तरीके से बुलडोज कर आप इसे पास कर देते हैं। जितने भी स्टॉक होल्डर हैं उनको पता ही नहीं चलता है। बड़े बड़े इसमें सब लिखे हुए हैं कि 4 ईयर हो जाएगा, ग्लोबल बना देंगे हम ग्लोबल दुनिया में रहते हैं। क्या इस एजुकेशन सिस्टम से हम ग्लोबल सिटीजन बन सकते हैं? ये सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क ये है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि हम ग्लोबल सिटीजन बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हम ज्ञान की प्राप्ति हम कर पा रहे हैं? तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है, एक जो है प्रीवियस अप्रोच है, पहले का अप्रोच है, जो आज के ज्ञानवर्धक दुनिया में ये कारगर नहीं हो सकता। स्किल डेवलपमेंट बेस्ड सक्सेस तभी होता है जब आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन में तारतम्य नहीं है। और ये तारतम्य कैसे होगा? प्लेसमेंट एजेंसी होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज में। शायद ही कोई यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट एजेंसी है। तो बच्चे स्किल डेवलपमेंट के नाम पे एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जब वहां से निकलते हैं तो इनको नौकरी नहीं मिलती है। तो फिर इससे डिमोरलाइज होते हैं वो, और फिर अन्य प्रदेशों में भी माइग्रेट कर जाते हैं। तो भार ज्यादा फिर जो है यूनिवर्सिटीज पे आने लगती है डिग्री को लेकर। और डिग्री को लेकर जब यूनिवर्सिटीज में आने लगती है भार, तो आप बिहार के संदर्भ में अगर देखिएगा तो बिहार में अभी लगभग 24 लाख स्टूडेंट हैं जो एनरोल्ड हैं यूनिवर्सिटीज में, और आपके पास कॉन्जुएट कॉलेज 262 है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि क्या हाल है। इसी तरीके से आप स्कूल का देखिए, बिहार के स्कूल सिस्टम लगभग 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं स्कूल सिस्टम में एनरोल्ड हैं, और आप बजट कहते हैं कि 60,000 करोड़ है। तो 60,000 करोड़ कोई बहुत ज्यादा बजट लुकिंग टू द पर कैपिटल स्पेंड जो होना चाहिए वो है नहीं। मुस्कुन दुबे कमेटी और साथ में जो फंडामेंटल राइट जो ये लागू हुआ संविधान में, हमने 21 में जो लागू किया 2009 में, उसमें कहा गया कि एक बच्चे पे लगभग 18,000 रुपये खर्च आता है, 18,029 रुपये। लेकिन हम लोग कितना खर्च करते हैं बिहार में? आप इसी से अंदाजा लगाइए। इतना ही नहीं, बिहार में ही एक सेंट्रल स्कूल चलता है पूरे भारत में, बिहार में भी 48 सेंट्रल स्कूल है। सेंट्रल स्कूल को ही आप देख लीजिए, लगभग 16 सेंट्रल स्कूल बिहार में ऐसे हैं जो प्राइवेट किराए के मकान में चलते हैं। 6 ऐसे हैं जो डिफेंस में हैं, उनके चल रहे हैं। जो 1500 बच्चे अगर सेंट्रल स्कूल में हैं, तो जो किराए वाला जिसमें चल रहा है उसमें 300-400 बच्चे होते हैं। और 35,000 रुपये जो अभी प्रवीण झा जी कह रहे थे कि कम से कम आप जो है, जो प्रिस्क्राइब्ड है राइट टू एजुकेशन में 18,000 मिनिमम चाहिए, वो अगर उन्हें वो जो है कम से कम बढ़ाकर 35,000 करना चाहिए। 35,000 सेंट्रल स्कूल बच्चे पे खर्च कर रहा है, नवोदय विद्यालय 85,000 खर्च कर रहा है एक बच्चे पर, और हम कितना कर रहे हैं? तो बिहार का जो ये कंडीशन आज देख रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी लगातार जो है इन्वेस्टमेंट मीट कराते हैं, ये जो है डायस्पोरा कराते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपका प्राइमरी एजुकेशन कोलैप्स है। प्राइमरी एजुकेशन कोलैप्स होगा तो हायर एजुकेशन डेफिनेटली सक्सेस नहीं होना है उसको। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दिया है, आप टीचर रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, क्वालिटी टीचर की बात कर रहे थे। 30 साल पहले बिहार में क्वालिटी टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ था। जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो शिक्षक को अपॉइंट किया गया, 1994 में बीपीएससी के थ्रू क्वालिटी टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ था, और आज 2022 और 23 में हुआ है। लगभग 30 साल 28 साल के बाद बीपीएससी के माध्यम से हमने स्कूल में टीचर दिया है, कॉलेजेस में टीचर दिया है। 12,000 टीचर का यहाँ पे अपॉइंटमेंट होना है, अभी 8,000 के आसपास ही पहुंचा है। तो इसी से आप
पता कर सकते हैं कि जो समाज हमारा है, इतना डाइवर्स समाज है, डेमोग्राफिकली हम लोग कितने भिन्न हैं, सोशल एम्पावरमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और एम्पावरमेंट हमारा जो है अलग अलग, इस प्रदेश में भी अलग अलग। मैडम पूर्णिया की बात कर रही थी, आप जो है नॉर्थ बिहार चले जाइए, साउथ बिहार चले जाइए, या शाहबाद का क्षेत्र चले जाइए, हम लोग जो है डाइवर्स कल्चर से आते हैं। एक बिहार में 3 बिहार है, खाना पीना अलग है, भाषा अलग है, शादी विवाह का रिवाज अलग है। ऐसे में अगर हम होमोजेनिटी की बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो होमोजेनिटी ये हो नहीं सकता। और सेंट्रलाइजेशन की जो बातें हुई है, अभी जो यूजीसी है, यूजीसी को डिफंड कर दिया गया है, यूजीसी को खत्म करने का पूरा प्रावधान है, इसको हटाकर हेकी लाया गया है। हेकी क्या है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और हेकी जो है भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री होंगे उसके अंडर काम करेगा, और कैबिनेट सेक्रेटरी और एजुकेशन सेक्रेटरी इसके चेयरमैन होंगे, और हेकी के 4 संस्था होंगे। हेफा जो कि हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी होगा, नैक जो जितने टीचर हैं आप लोग जानते होंगे, एक्रेडिटेशन होगा कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का। इसी तरीके से जनरल रूल के लिए एक अलग कमिटी बना हुआ है, रेगुलेशन के लिए एक अलग कमिटी बना हुआ है। तो आप हेफा को अगर आप देखिए, हायर एजुकेशन फंडिंग इंस्टीट्यूशन, पिछले 75 सालों में भारत में 485 यूनिवर्सिटी के आसपास है, खुली है। लेकिन पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 350 यूनिवर्सिटी को अप्रूवल दे दिया है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा इक्विवेलेंट टू द पब्लिक इंस्टीट्यूशन, और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा वो इंडस्ट्रियल एक्ट के थ्रू होगा। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इंडस्ट्री का जो पॉलिसी है, जो इंडस्ट्री जिस तरीके से खोलते हैं उसी तरीके से यूनिवर्सिटी खुल रही है, और वो भारत सरकार से लोन ले लेगा, और लोन लेकर 5 साल बाद वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा, वो लेके आगे चला जाएगा। तो जेएनयू जो है 500 करोड़ लोन ले लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1000 करोड़ अभी लोन लिया है। तो आप बच्चा भी लोन ले ले, पेरेंट्स भी लोन ले ले, यूनिवर्सिटी भी लोन ले ले। तो ये शिक्षा का जो कमर्शलाइजेशन है वो बहुत चरम सीमा पर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वो फंडामेंटल राइट और आपके अन्य राइट को वायलेट कर रही है। इसको लेके लगातार जो है बातें होनी चाहिए, और सुधाकर जी ने इसका जो है यहाँ पर एक शुरुआत किया है, एक अलग जगाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको लेकर हम लोग और आगे जाएंगे, और आप सब लोग इसको लेकर आगे चलिए। इसी तरीके से आप नैक एक और संस्था है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, 262 कॉलेज है। इस 262 कॉलेज में जो है मुझे लगता है कि 95% जो कॉलेज है वो सी कैटेगरी में है। ABC कैटेगरी बना हुआ है नैक में, जो A+ और A लाएगा वो ऑटोनोमस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सरकार इसको कोई फंड नहीं देगी। वो बच्चे अपने से आप फीस बढ़ा लीजिए उसको, और फीस के माध्यम से आप फंड लीजिए। जो सी कैटेगरी के कॉलेज है वो कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे या फिर क्लब कर दिए जाएंगे। 1400 कॉलेज ऐसे हैं बिहार में जहां पर सिंगल प्रोग्राम चल रहा है या 3000 कम बच्चे हैं। अगर इसको क्लब कर दिया जाएगा तो 10-10 किलोमीटर पे कॉलेजेस हैं, तो गरीब के बच्चे, खासकर बच्चियां, लड़कियां कहाँ किस कॉलेज में जाएंगी, कितना ट्रैवल करना पड़ेगा उनको। आप इससे भी आप पता लगा सकते हैं। जो ये NTA लाया गया है, एग्जाम सिस्टम को बदल दिया गया है। पहले जेएनयू अपना एग्जाम कंडक्ट कराता था एंट्रेंस में, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कंडक्ट कराते थे। अब NTA के माध्यम से, ये जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से CUT का एग्जाम हो रहा है, नीट का एग्जाम हो रहा है, जी का एग्जाम हो रहा है। NTA के पास कोई ना कैपेसिटी है ना कैपेबिलिटी है, इनके पास ना रिक्रूट किया इन्होंने परमानेंट की क्या व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, ये आउटसोर्स कर देते हैं। क्वेश्चन बनाने से लेके आंसर शीट से लेके, और देखिए कितनी चोरी हो रही है। नीट अभी जो है तमिलनाडु सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, रंगराजन कमेटी। उस कमेटी जो है जस्टिस रंगराजन कमेटी ने ये फाइंड किया कि नीट आने के बाद तमिलनाडु के बच्चे जो रीजनल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो रीजनल बोर्ड में पढ़ते हैं, वो नीट में 15% बच्चे उनके कम आने लगे। तो ये जो पूरा होमोजेनिटी है और डाइवर्स कल्चर है उसको बुलडोज कर रही है, फेडरल स्ट्रक्चर को बुलडोज कर रही है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अन्य राज्यों ने भी इन पे जो है क्वेश्चन मार्क लगाया है। जैसा मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, कर्नाटक की बात आप सुन ही रहे हैं। कर्नाटक में
किस तरीके से इन लोगों ने अपना फॉर्मुलेट किया ताकि बच्चों को भी आगे जाके कोई दिक्कत ना हो और सरकार भी आराम से चलती रहे। तो इन सब बातों को अगर आप देखिएगा बहुत तार्किक तरीके से, तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार और बिहार के पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से आज फेल नहीं हुए हैं, ये पूरा इतिहास जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेके आज 2025 में जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, ये बात निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल जो है, पॉलिटिकल जील जो है, पॉलिटिकल जो सोच है हमारी, जो समाज जिस तरफ जाना चाहिए, जिसकी कल्पना जो की हुई है कि हम भारत को ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो गोल्डन ईगल होगा और बहुत ऊपर फ्लाई कर रहा होगा, लेकिन जब प्राइमरी एजुकेशन ही हमारा ठीक नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि हायर एजुकेशन ठीक होगा। तो सबसे ज़्यादा अगर नींव स्ट्रॉन्ग करना है, और बायोलॉजिकली ये प्रूफ भी है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो 10 साल तक जो उसके दिमाग में जाता है वही जाकर वो आगे चल के मल्टीप्लाई करता है। तो अगर हमारा बेसिक एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन ठीक नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा गया है कि बिहार खासकर पूरे दुनिया में, और नीति आयोग के जितने भी 12 पैरामीटर्स हैं, इन सब में सबसे निचले स्थान है। उसका मूल कारण है यहाँ का शिक्षा व्यवस्था। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि शिक्षा व्यवस्था को लेके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में कोई आंदोलन नहीं दिखता है। राष्ट्रीय जनता दल 2020 में पढ़ाई, जो पहला आइटम जो है डेवलपमेंटल प्लान का, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और करवाई, पढ़ाई पे हम लोगों ने बल दिया। लेकिन हम लोग भी उतना जितना बल देना चाहिए था नहीं दे पाए। लेकिन मुझे आशा है कि सुधाकर सिंह जी ने जिस तरीके से जो है इस चीज को, बीड़े को उठाया है, और फिर से एक बार बिहार जो है उस पैदान पे जाएगा जिस पैदान पे कभी महात्मा गांधी सोचा करते थे, जहाँ जो उनका कर्म भूमि है बिहार, इस कर्म भूमि से फिर से जो है इस ज्ञान की धरती से फिर से आवाज निकलेगी। और इस परिचर्चा के माध्यम से, इस सेमिनार में जितने साथी आए हैं, इस माध्यम से अलग जगेगा और एक नया बिहार, नया भारत बनाने की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। और जब सरकार आएगी तो नई शिक्षा नीति पे जो है, हम लोग 17 महीने के सरकार में हम इसके ऊपर डिबेट कराए थे, और उस वक्त जब तक हम लोग सरकार में रहे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे हॉल्ट था, रुका हुआ था, इसको लागू नहीं किया गया था। लेकिन हमारी जब सरकार आएगी तो हमें पूरा आशा है कि हम लोग ठीक से इंट्रोस्पेक्ट करके रिविजिट कर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, ताकि बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो और वो ग्लोबल सिटीजन बने और ग्लोबल वर्ल्ड में जाके ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से अपना परचम फैलाए। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सत्यमेव जयते।